बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 19 सितंबर और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को रिटायर कर दिया गया है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ना सिर्फ ये हुआ है कि उनकी तैनाती कन्फर्म हुई है, बल्कि वो हल्फ कब उठाएंगे अपने ओहदे का, उनकी हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है इसकी तारीख़ भी सामने आ गई है। वज़ारत कानून व इंसाफ़ की जानिब से क्या अहम तरीन जो डेवलपमेंट है या वज़ीर कानून की जानिब से इस मामले के ऊपर अहम तरीन जो बयान है वो सामने आ गया है। कुछ एक्सक्लूसिव तफ़सीलात इस हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और साथ ही साथ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ़ जस्टिस बनने के ऐलान के साथ ही जो आइनी तरमीम थी, ये आइनी तरमीम का जो चैप्टर है वो भी अब क्लोज़ हो गया है। इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। मामला हुकूमत के हाथ से निकल कर आइनी तरमीम का अब वकला के पास चला गया है। वकला इस पर क्या फ़ैसले करते हैं, इस पर भी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत की दरख्वास्त पर बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। जो तोशाखाना 2 उन पर बनाया गया था, इसी केस में दोनों इस वक्त गिरफ़्तार हैं। इस पर भी कुछ तफ़सीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। मामला कुछ यूँ हुआ कि कल शाम वकला कन्वेंशन हुआ और इसमें तमाम जो बार्स हैं इनके वकला मौजूद थे और जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ वो भी इसमें मौजूद थे। और बेसिकली इस कन्वेंशन का जो मकसद था वो ये था कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन, मिलिट्री कोर्ट्स और दीगर मामलात के ऊपर वकला बरादरी की जानिब से अच्छा खासा जो रिएक्शन था वो सामने आया, जिस पर हुकूमत जो थी वो घबराई भी, उनसे आइनी तरमीम भी नहीं हुई और अपनी सपोर्ट वापस लेने के लिए आज़म नज़ीर तारड़ ने ये जो कन्वेंशन था, इस कन्वेंशन में आकर तो तमाम जो तहफ़्ज़ात थे वो दूर करने और वकला बरादरी को इन तरामीम के हवाले से एतमाद में लेने का जो फ़ैसला था वो किया गया। तो इस वकला कन्वेंशन में आज़म नज़ीर तारड़ ने शिरकत की और गुफ्तगू की सहाफ़ियों से आज़म नज़ीर तारड़ ने, और सवाल जवाब उनसे हुए। और ये क्लियर आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून हैं उनकी जानिब से बता दिया गया है कि 25 अक्टूबर को चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो रिटायर होंगे और इसके साथ ही 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नए चीफ़ जस्टिस होंगे और 26 अक्टूबर को ही इनकी जो हल्फ बर्दारी तकरीब है वो भी होगी। तो ये वज़ीर कानून हैं जिन्होंने कल दो टोक अल्फाज में ये जो ऐलान है वो कर दिया है। बाकायदा तौर पर जो शॉट है या जो वीडियो है, जो फुटेज है वो मौजूद है कैमरों के सामने आकर ये जो ऐलान है वो वज़ीर कानून की जानिब से किया गया है। तो ये जो चैप्टर है ये तो फ़िलहाल क्लोज़ हो चुका है चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक़। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये सूरत हाल हज़म नहीं हो पा रही और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो शायद अब भी ये चाहते हैं कि जो उनकी एक्सटेंशन है वो हो जाए। लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन आया और अब तो अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं और वज़ारत कानून की जानिब से हुकूमत को भी ये पैगाम दे दिया गया है कि जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ़ जस्टिस के वो कर दिया जाए और आइंदा कुछ दिनों के अंदर अब चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका बतौर चीफ़ जस्टिस नोटिफिकेशन भी वज़ारत कानून व इंसाफ़ की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। तो एक तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मैं तकरीबन कोई 1 माह हो गया होगा और इस आइनी तरमीम से पहले भी मुसलसल यही बात आपसे मैं कहता रहा कि ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जिस तरह से जुडिशरी के अंदर से रिएक्शन है ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनको एक्सटेंशन मिले। और फिर जी दूसरी तरफ जो इन्होंने पैरेलल एक अदालती निज़ाम कायम करने का सोचा था कि हम आइनी अदालत ही अलहदा कर दें, यहाँ पर बेशक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस बने और उस आइनी अदालत में हम काज़ी साहब को चीफ़ जस्टिस लगा देंगे और सारे आइनी मैटर काज़ी साहब देखेंगे, यानी कि सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से ले लिए गए थे। तो ये मैटर जो है, ये जो चैप्टर है ये भी क्लोज़ हो चुका है क्योंकि ये काम भी अब नहीं होने जा रहा। इस मामले के ऊपर इवन की जो पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जब मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने मुलाकातें की थी तो पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब से कहा था
कि आप ये जो तरामीम लेकर आ रहे हैं इससे आप पीछे हट जाएं, आप डट जाएं अपनी जगह के ऊपर, हम तो मजबूर हैं, लेकिन आप इसके हक़ में जो वोट है वो ना दें। तो ये भी एक अंदरूनी कहानी जो थी वो सामने आई। बहरहाल जी जो पैरेलल कोर्ट्स वाला मामला था वो भी अब ख़त्म शुरू हो चुका है, और उसकी एक और बड़ी रीज़न ये है कि जो वकला कन्वेंशन हुआ है, इस वकला कन्वेंशन में ये फ़ैसला किया गया है कि हुकूमत जो भी जुडिशल पैकेज लाने जा रही है, जो भी तरामीम करने जा रही है, ये तमाम तर जो तरामीम होंगी ये वकला कमेटी एक बनाई जाएगी, तमाम बार्स के जो उसमें अहदेदारान हैं वो शामिल होंगे, और वो तरामीम उस कमेटी को दी जाएंगी, और वो पहले वो जो कमेटी होगी वो अप्रूव करेगी और फिर उसके बाद हुकूमत को देगी। तो अभी तक कमेटी कायम नहीं हुई, कमेटी कायम होगी, फिर उसके बाद वो तरामीम उनको दी जाएंगी, फिर वो तरामीम के ऊपर बहस करेंगे और अपनी फ़ाइनल जो सिफारिशात है वो देंगे। तब तक काजी साहब की जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगी। तो ये जो तरामीम वाला चैप्टर है, जो मकसद था काजी साहब की एक्सटेंशन, ये चैप्टर भी इस तरह से क्लोज़ हो गया है कि जो अब वकला को दी जाएगी, ज़ाहिर सी बात है एक दो दिन में तो चीज़ें नहीं होती, वकला कमेटी इसके ऊपर देखेगी पहले, फिर अपनी सिफारिशात देगी, फिर जो रिजेक्शन है वो भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर करेगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ों के ऊपर भी जो मामलात हैं वो सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो हुकूमत का मेन प्लान था वो प्लान अब कामयाब नहीं होने जा रहा। ख़ास तौर पर ये जो आइनी अदालत के हवाले से वो कह रहे थे, तो आइनी अदालत के क़याम के ऊपर ज़्यादा रिएक्शन नहीं आ रहा। असल जो रिएक्शन है वो ये आ रहा है कि ये जो आइनी अदालत होगी इससे काजी फ़ैज़ ईसा साहब कैसे इसके चीफ़ जस्टिस होंगे। ये आप कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप 5 सीनियर जजेस होंगे चीफ़ जस्टिस के साथ उन्हें शामिल करके, तो उन 5 जजेस पर मुश्तमिल एक अलहदा बेंच हो जाएगा, और वही तमाम आइनी जो मैटर्स हैं वो सुना करेंगे, और वो इस आइनी कोर्ट के भी जजेस हुआ करेंगे, और दीगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने जो सिविल और फौजदारी जो केसेस हैं वो सुनते रहेंगे। तो ये एक तरीक़ाकार हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर अलहदा ही आप चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और उनके हम ख्याल समझे जाने वाले जस्टिस सरदार तारिक महमूद, अमीनुद्दीन ख़ान साहब, इनको आप लगा दें, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो तमाम तर मामलात हैं उस तरीके से चलाएँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। तो एक तो जी सबसे बड़ी आज की जो डेवलपमेंट थी वो ये थी। दूसरे नंबर पर जी आपके साथ जो शेयर करना है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत से मुतल्लिक। आज जी तोशा खाना 2 जो केस है, इसमें जल्द ज़मानत की दरख्वास्त पर फ़ैसला करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है, और अदालत ने ये कह दिया है कि 5 से 7 दिन के अंदर जो फ़ैसला है वो ज़मानत की दरख्वास्त पर होना चाहिए। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली बाउंड कर दिया है कि आपने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत की दरख्वास्त पर फ़ैसला 5 से 7 जो वर्किंग डेज़ हैं उनके अंदर आपने देना ही देना है। तो एक तरफ ये जो आइनी तरमीम है और हुकूमत को सुबकी का सामना, और दूसरी तरफ ये एक और बड़ा गैर मामूली हुक्म मैं इसको समझता हूँ, उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं हो रहा, लेकिन ये बड़ा हुक्म इसलिए है क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा सिर्फ इसी केस के अंदर ही गिरफ़्तार हैं, और उनको ज़मानत की जो दरख्वास्तें उस पर भी फ़ैसला नहीं हो रहा। और ज़ाहिर सी बात है जो सेशन कोर्ट है पहले वो फ़ैसला करेगी, फिर उसके बाद ही जो दरख्वास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी सूरत आ सकती हैं अगर दरख्वास्त रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है। तो अगर वहीं पर मामला चलता रहे और वहीं पर जो केस है वो लटका रहे, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ये एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये आज करार दे दिया है जी कि 5 से 7 रोज़ के अंदर जो फ़ैसला है वो किया जाना चाहिए, और अब 1 हफ़्ते के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की इस दरख्वास्त पर भी फ़ैसले का जो इम्कान है वो बढ़ चुका है। जज साहब जो हैं या तो उन्हें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या तो उस दरख्वास्त को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और अगर रिजेक्ट भी कर दिया जाता है तो उस सूरत में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो रुजू कर लेंगी। और तोशा खाना 2 तो वैसे रेफरेंस ही दायर नहीं किया जा सकता था, तो जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा तो ज़मानत की दरख्वास्त कैसे मंजूर इमरान खान साहब की नहीं होगी। तो 1 हफ़्ते का ये अब मेरे ख़्याल से कोई खुशखबरी भी आ सकती है, अनलेस के इमरान खान साहब को किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। अदरवाइज़ इमरान खान साहब की इस केस में जो ज़मानत है वो बनती है, और केस लटका हुआ था तोशा खाना 2, ज़मानत की दरख्वास्त भी लटकी हुई थी, लेकिन ये बड़ा हुक्म है जो कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनकी जानिब से सुनाया गया है। इसके साथ ही इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब जो हैं इनके अगेंस्ट
तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मैटर था, इसकी भी समाअत हुई है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और इलेक्शन कमीशन मुसलसल ये कह रहा है जी कि इमरान खान साहब की जो हाज़िरी है वो होनी चाहिए। लास्ट समाअत में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था जी कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाएँ, लेकिन जो अडयाला जेल हुकाम हैं उन्होंने आज भी इस मामले के ऊपर कोई जो जवाब है वो नहीं दिया। तो इस पर जी मेंबरान की जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन के कि जेल से वीडियो लिंक हाज़िरी पर जेल हुकाम ने जवाब क्यों जमा नहीं करवाया। तो फवाद चौधरी साहब जो थे वो उस दौरान मौजूद थे और ज़रा शरारती किस्म के भी हैं फवाद चौधरी साहब। तो उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि इमरान खान साहब को बुलाने की धमकी दे दें तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब को पेश तो करना नहीं है, तो फिर ये कहेंगे अच्छा चले जी वीडियो लिंक के ज़रिए जो हाज़िरी है इमरान खान साहब की उसको यकीनी बनाया जाए। तो इस पर जी मेंबर की जानिब से कहा गया कि कुछ नहीं होता, हम जो है वो जेल में चले जाएंगे और इमरान खान साहब के ऊपर ये जो तौहीन अदालत का केस है इसकी समाअत कर लेंगे। पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन को जो है वो अडयाला जेल जाने का शौक़ है और वो ये कहते हैं जी कि वहाँ पर जाकर इमरान खान साहब के केस की जो समाअत है वो हम भी कर लें। तो बहरहाल जी ये आज इस पर डेवलपमेंट हुई और 9 अक्टूबर को इस केस को मुलतवी कर दिया गया है, 9 अक्टूबर तक। तो देखें 9 अक्टूबर को क्या होता है। ये वही तौहीन अदालत का केस है जिसमें इमरान खान साहब के वारंट भी इशू हो गए थे कि इमरान खान साहब को इमरान खान साहब जो है इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रहे, और अब इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं और साल से ज़्यादा हो गए ये जो केस है वो उसी तरीके से चल रहा है और अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए जो हाज़िरी है वो ही नहीं कर पाया। तो बाकी जो है वो फिर आप समझें कि क्या जो मामलात हैं, किस तरीके से मामलात हैं, कितना एक इख्तियार है। आगे चलते हुए जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि काजी साहब जो हैं वो बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि फ़्रस्ट्रेशन का जो शिकार हैं वो हो चुके हैं, क्योंकि अब तो हुकूमत की जानिब से भी ये ऐलान किया जा रहा है कि उनकी जो एक्सटेंशन है वो नहीं होनी और उन्होंने जो रिटायर है वो होना ही होना है। आज जी PB 14 की का हल्का है, इसमें दोबारा गिनती से मुतल्लिक केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक़ में दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों के दरमियान ये केस चल रहा था। नून लीग को कामयाब उम्मीदवार जो है वो करार दे दिया गया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के रिमार्क्स आपके सामने रखता हूँ जी। काजी साहब ने आज ये बड़े इंपॉर्टेंट इस केस में रिमार्क्स दिए और वो कहते हैं कि डब्बे खुलने के बाद फार्म 45 और फार्म 47 की हैसियत नहीं है। डब्बे जब खुल गए तो इसका मतलब ये है कि जो वोट है वो दोबारा काउंट होगा, तो फिर उन वोटों की बुनियाद के ऊपर जो नतीजा है वो फाइनल होगा। ये नहीं होगा कि फार्म 47 या फार्म 45 जो है डब्बे खुलने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, अब उसकी कोई अहमियत क्यों नहीं है? क्योंकि जब डब्बा खुल जाएगा ना, तो डब्बा खुलने के बाद जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें जो हैं वो दूसरी मुस्लिम लीग नून को दी गई दोबारा गिनती के थ्रू, और दोबारा गिनती में किस तरीके से मेरा तौर पर धांधली होती है। आपके जो PTI के वोट हैं इनके ऊपर आप डबल अगर ठप्पे लगा दें और उन वोटों को आप रिजेक्ट कर दें, तो इस तरह से क्या होगा, PTI के जो वोट हैं वो कम हो जाएंगे और दोबारा गिनती में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट हैं वो कम हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा उम्मीदवार है उसके वोट जो है वो कोई कम नहीं हुए, सिर्फ PTI के ही जो वोट थे वो कम हुए। तो इस तरह से जो 2 नंबरी है वो की जाती है और फिर जाहिर सी बात है जब ऐसे रिजेक्ट हो वोट और दोबारा गिनती की जाए तो फिर उसके बाद एक नया जो नतीजा वो सामने आता है, तो फिर जाहिर सी बात है काजी साहब यही कहेंगे कि फार्म 47 और फार्म 45 की जो है वो दोबारा काउंटिंग के बाद कोई अहमियत नहीं रहती। बहरहाल फार्म 45 की अहमियत है और इतनी उसकी अहमियत है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो मामलात हैं काजी साहब ने अभी तक उन्हें रोका हुआ है, वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। भी केस समाअत के लिए मुकर्रर करें, ट्रिब्यूनल्स को बहाल करें ताकि ट्रिब्यूनल्स जो है वो केसेस को सुने और फार्म 45 मंगवाएं ना फिर दोनों से, और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो किया जाए। तो बहरहाल जी ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हालात हैं आजकल के। अदालत में बैठकर भी वो मेरे ख़्याल से, मैं तो इसको समझता हूँ कि एक इनडायरेक्ट पैगाम ही दिया गया हुकूमत को कि देखें जी मैं अभी भी आपके साथ ही और फार्म 45 की तो मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।